हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर परीक्षा के पेपर पर आधारित है और इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सोल्व करते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है हमें कि समय, तो समय होगा इसका 3 घंटे और 15 मिनट। और पूर्णांक यानी ये पेपर कितने अंक का है, तो ये हमारा 70 अंक का, यानी इस पेपर के लिए कुल 17 अंक निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको पढ़ने बहुत अनिवार्य होते हैं। तो पहला दिशा निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी दोस्तों, आपको 3 घंटे व 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से आपको 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए होते हैं। उसके बाद 2 नंबर है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड ए व खंड ब में विभाजित किया गया है। यानी आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में होगा, खंड ए और खंड ब में। इसके बाद आता है दोस्तों 3 नंबर दिशा निर्देश की प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले कोले को पूर्ण रूप से काला करना है। तो दोस्तों, आपको जो खंड ए होगा उसके अंदर आपको सभी बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर आपको OMR शीट में भरने हैं। आप काला या फिर नीला पेन ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 4 नंबर कि खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद आता है 5 नंबर प्रश्न कि प्रश्न पत्र के खंड ए के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। इसके बाद हमारा लास्ट दिशा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है। यानी जो भी प्रश्न है उसका जो अंक है कि वह प्रश्न कितने अंक का है, उसका अंक उसके प्रश्न के आगे दिया गया है, उसके आगे लिखा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार ये थे हमारे कुछ दिशा निर्देश पेपर को लेकर। अब आता है दोस्तों हमारा खंड ए, जिसके अंदर टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको एक बार ज़रूर से दबा दीजिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब करते हैं हमारा खंड ए को हल। तो दोस्तों, खंड ए हमारा टोटल 20 अंकों का होगा, यानी इसके लिए पूर्णांक है वो टोटल 20 अंक है। खंड ए के लिए पूर्णांक है 20 अंक, यानी इसके लिए जो खंड ए के लिए जो टोटल अंक निर्धारित है वो है 20। और खंड ए के अंदर टोटल 20 प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है और इनके आंसर आपको OMR शीट के अंदर भरने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। और दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर बता सकते हैं मेरे बताने से पहले। तो पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लांतर युग के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, शुक्ल युग के। तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2 कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 2 है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध की है, कविता की है, नाटक की है या फिर कहानी की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, निबंध। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। इसके बाद आता है 3 नंबर प्रश्न कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है या फिर हरिकृष्ण प्रेमी की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कि शुक्ल युग की समय अवधि है। तो दोस्तों, शुक्ल युग की समय अवधि कौन सी है, 1936 से 1943 तक है या फिर 1919 से 1938 तक है या 1900 से 1918 तक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1919 से लेकर 1938 तक। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5 कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, नीड़ का निर्माण जो रचना है वो किस विधा की है, जीवनी है या फिर आत्मकथा या फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है या फिर रेखाचित्र है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, आत्मकथा। तो नीड़ का निर्माण एक आत्मकथा विधा की रचना है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। तो दोस्तों अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की है या भारतेंदु युग की है या फिर प्रगतिवादी युग की है या फिर छायावादी युग की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, द्विवेदी युग। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कि मधुशाला किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है या हरिओंद की है या फिर हरिवंश राय बच्चन की है या सुमित्रानंद पंत की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 कि भारत भारती किसकी रचना है। तो दोस्तों भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की है या मैथिली शरण गुप्त की है या फिर जयशंकर प्रसाद की या फिर माधवी वर्मा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो दोस्तों आधुनिक काल कब से कब तक है ये आपको बताना है। सन 1843 से अब तक का या फिर 1643 ईस्वी से 1843 तक या फिर 1918 से 1936 या फिर 1936 से 1943। तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सन 1843 से अब तक। इसके बाद आता है 10 नंबर प्रश्न कि मोतीराम किस युग के कवि है। तो दोस्तों मोतीराम किस युग के कवि है ये आपको बताना है, आधुनिक काल के या फिर आदिकाल के या भक्ति काल के या रीतिकाल के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रीतिकाल के। तो दोस्तों जो मोतीराम है वो रीतिकाल के कवि हैं। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको एक बार ज़रूर से दबा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 11 कि हास्य रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है ये आपको बताना है, शोक है या रति है या हास है या निर्वेद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हास। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12 की सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने मनो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रकाश। तो दोस्तों इनमें हमें बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा या फिर रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इनमें अलंकार कौन सा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13 कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों रोला छंद में कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है, 3 होते हैं या फिर 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 4। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14 कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। और दोस्तों हम जानते हैं कि उपसर्ग वो होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले आ है, तो यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही हो जाएगा। तो आकर्षण में आ उपसर्ग है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15 कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 भेद। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16 कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास है ये आपको बताना है, क्रमधारी है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बहुव्रीहि। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 17 कि आंसू का तत्समक रूप है। तो दोस्तों आंसू का तत्समक रूप क्या है ये आपको बताना है, अश्रु है, अंशु है, रोना है या आंख है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अश्रु। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 यर्ण संधि का सूत्र। तो दोस्तों यर्ण संधि का सूत्र क्या होता है ये हमें बताना है, आद्गुण होता है या फिर अक्षरुण दीर्घ या इको यणची या वर्धी रेची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इको यणची। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9 फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो दोस्तों आपको बताना है कि फलस्य शब्द में कौन सा वचन है एवं कौन सी विभक्ति है। तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति होगी इसके अंदर और एक वचन होगा। तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन जिस ऑप्शन के अंदर है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन के अंदर है हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो हमारा ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी खंड ए का लास्ट प्रश्न नंबर 20। और 20 नंबर प्रश्न है कि अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। तो दोस्तों अपठित धातु में कौन सा वचन है एवं कौन सा पुरुष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष एक वचन।
यानी हमारा 2 नंबर जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे खंड ए के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी हमारा खंड ए वो टोटल 20 अंकों का यहाँ पर निर्धारित है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको एक बार ज़रूर से दबा दीजिए। अब आता है दोस्तों हमारा खंड बै, और खंड बै हमारा टोटल 50 अंकों का, यानी जो खंड बै है वो टोटल इसके लिए पूर्णांक है 50, यानी ये जो खंड बै है वो टोटल 50 अंकों का है। और ए खंड है हमारा 20 अंकों का। तो यहाँ पर खंड ए और खंड बै मिलकर बनाते हैं हमारे टोटल 20 + 50 यानी 70 अंक का पेपर बनाते हैं। तो हमारा खंड बै के अंदर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़कर जो नीचे प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं इस गद्यांश को पढ़कर। और ये हमारा 3 × 2 का मतलब हो गया कि 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार गद्यांश हो गया हमारा 6 अंकों का। और इस गद्यांश के भी अथवा में दिया गया है, यानी यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं अथवा में, इन दोनों में से कौन सा भी एक गद्यांश आपको करना है। आपको जो अच्छा लगे उसका आंसर आपको बताना है। तो ये हमारा पहला गद्यांश और ये हमारा अथवा वाला, तो इन दोनों में से आप कौन सा भी एक हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 2 खंड बै का। 2 नंबर प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ऊपर वाले थे दोस्तों हमारे गद्यांश और ये है हमारे पद्यांश, और ये भी दोनों अथवा में है। दोनों में से कौन सा भी आपको एक करना है। और 3 × 2 यानी 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो ये पद्यांश आपको पढ़ना है और ये जो नीचे प्रश्न है इनके आंसर आपको करने हैं। और ये भी अथवा में दिया गया है, यानी इन दोनों में से कौन सा भी एक आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3 कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों अथवा में हैं। इनमें से किसी भी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित। ये हमारा 2 + 3 का, यानी 2 अंक मिलेंगे आपको संदर्भ के, 3 अंक मिलेंगे आपको हिंदी अनुवाद के। इन दोनों अथवा वाले में से कौन सा भी एक आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 अथवा में पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और आपको संदर्भ के मिलेंगे 2 अंक और हिंदी अनुवाद के मिलेंगे 3 अंक। तो टोटल प्रश्न हो गया हमारा 5 अंक का। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 कि अपने पठित खंड वाक्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, कई खंड दिए गए, इनमें से आपको किसी भी एक का आपको आंसर देना है। और 5 नंबर प्रश्न है हमारा 3 अंक का। तो इनमें से आपको किसी भी एक का आंसर आपको देना है इतने प्रश्नों में से। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6 कि प्रश्न नंबर 6 के अंदर खंड क हमारा दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 लेखकों के नाम दिए गए, इनमें से किसी भी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो ये हमारा 3 + 2 का, यानी 3 अंक मिलेंगे आपको जीवन परिचय के और 2 अंक मिलेगा आपको उस रचना का उल्लेख करने के लिए। इसके बाद आता है 6 नंबर प्रश्न का ख पार्ट कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ऊपर वाले तो थे हमारे लेखक और ये हमारे कवि, और इनमें से तीनों में से किसी भी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और इनकी एक रचना का उल्लेख करना है। तो जीवन परिचय का मिलेगा आपको 3 अंक और उस रचना का उल्लेख करने के लिए आपको मिलेगा 2 अंक। तो टोटल प्रश्न हो गया हमारा 5 अंक का। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7 कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र के अंदर न आया हुआ हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर के अंदर नहीं आया हुआ, और ये हमारा 2 अंक का। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए, इन चारों में से किन्हीं भी 2 का आपको आंसर करना है वो भी, और उसका उत्तर देना आपको संस्कृत में। और ये हमारा 2 + 2 का, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 निबंध दिए गए हैं, चारों में से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये हमारा 9 अंक का। और दोस्तों आपको
जो प्रश्न है वो अंकों के आधार पर ही करनी है। अगर 1 अंक का प्रश्न है तो आपको उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन के अंदर उसका आंसर देना है। अगर 4 अंक का है तो उसके आधार पर आपको उसका आंसर लिखना है। अगर 9 अंक का यहाँ पर निबंध है तो कम से कम आपको 2 या 3 पेज तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा कक्षा 10 का विषय हिंदी का मॉडल पेपर। और दोस्तों इसमें से आपको अधिकांश प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको एक बार जरूर से दबा दीजिए। धन्यवाद।